नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं आपके साथ मिलन। राजपथ के साथ बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में राज्यवार फूड स्टॉल, चारों और हरियाली के साथ लाल ग्रेनाइट, पैदल मार्ग, वेडिंग जोन, पार्किंग स्थल और 24 घंटे सुरक्षा की व्यवस्था होगी। लेकिन लोगों को बस एक चीज़ की कमी खलेगी कि इंडिया गेट से मानसिंह रोड तक उद्यान क्षेत्र में उन्हें खाने की इजाज़त नहीं होगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर की शाम अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक पूरे खंड का उद्घाटन करेंगे। यह खंड 20 महीने बाद जनता के लिए खुलेगा। उद्घाटन के दिन आगंतुकों को इंडिया गेट से मानसिंह रोड तक जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन वे शेष भाग का उपयोग कर सकते हैं। 9 सितंबर से पूरे खंड को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। परियोजना की कार्यकारी एजेंसी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने 5 वेडिंग जोन स्थापित किए हैं, जहां 40 विक्रेताओं को अनुमति दी जाएगी और उन्हें उद्यान क्षेत्र में आगंतुकों को अपना सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इंडिया गेट के पास 2 ब्लॉक होंगे और प्रत्येक ब्लॉक में 8 दुकानें होगी। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने अपने फूड स्टॉल लगाने में रुचि दिखाई है। अधिकारी ने कहा कि आइसक्रीम कार्ट को केवल वेडिंग जोन में ही चलने की अनुमति होगी। हालांकि हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हम यह सुनिश्चित करने की इस आइसक्रीम ट्रॉली को सड़कों पर जाने की अनुमति नहीं हो। अधिकारी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों और सुरक्षा गार्ड की भारी तैनात होगी। कोई चोरी न हो और नई स्थापित सुविधाओं को नुकसान न पहुंचे। उनको कहा कि करीब 80 सुरक्षा गार्ड इन मार्ग पर नजर रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे खंड पर 16 पुल है। वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पूरे हिस्से में 1125 वाहनों के लिए पार्किंग की वजह बनाई गई है तथा इंडिया गेट के पास 35 बसों के लिए पार्किंग की जगह निर्धारित की गई है। इसके अलावा और भी बहुत सी शानदार चीजें हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में एक नया त्रिकोणीय संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, 3 किलोमीटर के राजपथ का कायाकल्प, नया प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय तथा एक नई उपराष्ट्रपति कनेक्टिविटी की परिकल्पना शामिल है। दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार देश में 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष एकजुट होगा तो अच्छा माहौल बनेगा। मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं है। इससे पहले नीतीश कुमार ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से पटना में उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी मौजूद थे। दिल्ली रवाना होने से पहले वे मीडिया से भी मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने लालू यादव से बात की है। मैं दिल्ली जाऊंगा, जहां मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलूंगा और शाम को राहुल गांधी से भी मिलूंगा। बात यह है कि नीतीश कुमार 7 सितंबर तक दिल्ली में रहने वाले हैं और इस दौरान विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। नीतीश 2024 लोकसभा चुनाव के मजेदार विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के अपने 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को प्रतिष्ठित गणेश पंडाल लाल बागचे राजा के दर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रविवार को बताया कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ इसका दर्शन करेंगे। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान भाजपा के अहम रणनीतिकार शाह का दौर ऐसा वक्त है जब इस महीने या अक्टूबर में बृहद मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। भाजपा की मुंबई इलाकाई प्रमुख आशिक शेलार ने कहा कि अमित शाह सोमवार को उपराष्ट्रपति देवेंद्र फडणवीस के आवास पर एक बैठक की। वह लाल बाग के राजा समेत मुंबई में कुछ प्रतिष्ठित गणेश पंडालों में भी गए। शाह मुख्यमंत्री शिंदे के आधिकारिक आवास पर भी गए और 5वीं में एएम नायक स्कूल का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने सोमवार को कुछ सड़क दुर्घटनाओं के लिए दोषपूर्ण परियोजना रिपोर्ट को जिम्मेदार ठहराया और जोर देकर कहा कि कंपनियों को राजमार्ग और अन्य सड़कों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए उचित प्रशिक्षण की जरूरत है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि सरकार नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। गडकरी, जो अपने स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं, ने यहाँ एक कार्यक्रम में कहा कि कंपनियों द्वारा तैयार किए डीपीआर सबसे खराब है और सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने डीपीआर तैयार करने वाली कंपनियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि शुरुआत वहां से करो, अगर वो सुधरेगी नहीं तो पूरा तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत डीपीआर से की जानी चाहिए। अगर डीपीआर तैयार करने वाली कंपनियां नहीं सुधरती है तो समस्या फिर तो वही की वही रहेगी। हल्के फुल्के अंदाज में मंत्री ने कहा कि
अकुशल चालक के हाथ में नई मर्सिडीज कार भी समस्या खड़ी कर सकती है। गडकरी ने सड़क परियोजनाओं में से देरी से कारणों की पहचान करने पर जोर दिया, क्योंकि देरी के कारण निर्माण की बढ़ती लागत भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2021 में पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1.55 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। इसके अनुसार औसतन हर दिन 426 और हर 1 घंटे में 18 लोगों की जान जाती है, जो अब तक किसी भी कैलेंडर वर्ष में दर्ज की गई सबसे अधिक मौत का आंकड़ा है। राजस्थान में बिजली की किल्लर के बीच सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का भी प्रोड्यूस करा जाएगा। मानसूनी हवाओं की स्पीड घटते हुए विंड मिल्स का प्रोडक्शन 1700 मेगावाट गिर गया है। बादलों की आवाजाही और सूरज की लुपाछिपी के कारण सोलर एनर्जी में भी 300 से 600 मेगावाट का लॉस रिकॉर्ड हुआ है। इस तरह 2000 से 2600 मेगावाट बिजली प्रोडक्ट करने के बिजली संकट गहरा कर गया है। प्रदेश में 7 पावर प्लांट यूनिट्स भी ठप पड़ गए हैं, जिनके कारण 2792 मेगावाट बिजली का लॉस हुआ है। पीक आवर्स में बिजली की अधिकतम डिमांड 13,697 मेगावाट है। औसत डिमांड 12,234 मेगावाट आई है, जबकि बिजली की उपलब्धता 12,654 वाट मानी जाती है। 1,043 मेगावाट बिजली डिमांड से कम रही है। रविवार को 24 घंटे में बिजली की कुल खपत 19.36 करोड़ यूनिट रही। बिजली संकट से निपटने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को औसत 6 रुपये यूनिट की रेट पर 59 लाख यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है, जो करीब 4 करोड़ 14 लाख रुपए की मिली है। इसके अलावा ट्रिपिंग के मामले में भी बढ़े हैं। प्रदेश भर में कई ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में अलग अलग जगह 1-2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक पावर कट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बिजली कंपनियों की चिंता सोलर और विंड एनर्जी के घटते प्रोडक्शन ने भी बढ़ा दी है। खुले मौसम में 3100 मेगावाट तक मिलने वाली सोलर एनर्जी बादल छाए रहने के कारण 2500 से 2800 मेगावाट तक ही मिल सकती है। 300 से 600 मेगावाट का सोलर एनर्जी का लॉस हुआ है। विंड एनर्जी शनिवार रविवार को 2500 मेगावाट के करीब मिल रही थी, जो सीधा 1700 मेगावाट गिरकर 800 मेगावाट की मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक आशंका है कि मानसून कमजोर पड़ने के कारण कुछ दिन मौसम लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुपा सभा में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बड़ी बगावत हो गई है। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने आज दर्जनों पदाधिकारियों के साथ पार्टी की सदस्यता छोड़ दी गई है। वहीं उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पार्टी के मिशन से भटक जाने का आरोप लगाया है। बता दें कि महेंद्र राजभर की बगावत पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुण राजभर ने कहा कि सुबह सपा एक पाठशाला की तरह है। यहाँ सीखने के बाद जब लोगों को बड़ी डिग्री लेने की आकांक्षा जागती है तो इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि महेंद्र राजभर काफी समय से पार्टी में है, कल अचानक से क्या हो गया उन्हें। शिक्षण दिवस पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सामान्य होने वाले शिक्षकों को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास पर काम करते हैं। आज हरियाणा सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए सेहत कार्यक्रम भी शुरू किया है।
8,876 शिक्षकों को सेहत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षक दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में सेहत कार्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 40 साल तक शिक्षक के रूप में काम किया, फिर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बने। राज्यपाल ने अवार्ड प्राप्त करने वाले शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और हौसला भी बढ़ाया उनका। उन्होंने कहा कि आप आत्मविश्वास से आगे बढ़े, आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षा से ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अध्यापक समाज का शिल्पकार है और देश निर्माण में महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही उनका मनोबल ही बढ़ाना चाहिए। राज्यपाल ने अपने स्कूल के 10वीं के एक शिक्षक का जिक्र किया और उनके याद किया। उन्होंने आह्वान किया कि शिक्षक भारतीय संस्कृति को भी आगे बढ़ाना चाहता है। नई शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया है। इसमें नैतिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने 2030 तक लागू करने का फैसला किया है, लेकिन हरियाणा ने इसे 2025 तक लागू करने की घोषणा की है। कोविड में एक नई खोज निकली और ऑनलाइन शिक्षा शुरू हुई। ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर मैं शिक्षकों को बधाई देता हूँ। भारत के लोग दुनिया में बहुत बड़े पदों पर पहुंचे हैं। शिक्षक स्कूल मिशन को बढ़ाए, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देश के लिए सामाजिक समरसता जरूरी है और अध्यापक जाति में नहीं बटा होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि आज महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और हर क्षेत्र में आगे है। यूपीएससी समेत हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। मैं बधाई देता हूँ। शिक्षक सम्मान समारोह में 31 अवार्ड महिला अध्यापकों को मिले हैं। तिरंगे का सम्मान और देशभक्ति की भावना छात्रों में शिक्षित पैदा करती है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सर्वस्व नीतीश कुमार ने अपनी एक ऐसी गलती स्वीकार की जिसे वे कभी दोहराना नहीं चाहेंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने माना कि इस गलती की वजह से बहुत सारे लोग उनसे दूर हो गए हैं और पार्टी को घाटा हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार ने यहां कहा कि उन्होंने अब उस गलती सुधार लिया है और भविष्य में कभी भी वही गलती नहीं करेंगे। उन्होंने पछतावा भी जाहिर किया है। बीजेपी नेता सुशील कुमार ने नीतीश कुमार के इस बयान पर पलटवार किया है। सुशील ने कहा है कि वे बार बार पलटते रहते हैं, इसीलिए अपने इस बयान से कब पलट जाएंगे किसी को पता नहीं। इसीलिए उनके बड़े भाई लालू यादव ने उन्हें एक बेहद खास नाम दिया था। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा है कि साल 2017 में बीजेपी के साथ जाकर उन्हें बड़ी गलती की थी। राजद के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा था, लेकिन बीजेपी के हाथों में आकर वे चले गए। इसके कई अन्य लोग दूर हो गए। अब पहले के साथ ही साथ आकर महागठबंधन किया जा रहा है। नीतीश कुमार के इस बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तीखा वार किया। सुशील मोदी ने कहा है कि पहले कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, पर बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे, पर वे अपनी ही बात भूलकर बीजेपी के साथ आ गए। इसी वजह से उनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव ने उनके साथ एक खास नाम दिया। हम वह नाम नहीं बोल सकते क्योंकि नीतीश जी मेरे बड़े भाई है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार बार बार पलटते हैं, इसीलिए उनके पास दावा है कि कोई मतलब नहीं है। इस बीच नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में उन सभी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं जो भाजपा के विरोध है। सोनिया गांधी से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि सोनिया जी बाहर गई है, इसलिए राहुल जी मुलाकात हो सकती है। नीतीश कुमार और ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। सीताराम येचुरी समेत वामपंथी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की नीतीश कुमार की लिस्ट में शामिल है। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुशांतु धूलिया की बेंच में सुनवाई की गई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ड्रेस कोड लागू करने का मतलब यह है कि लड़कियों को कॉलेज जाने से रोक रहे। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर ड्रेस कोड लागू करना ही होता। पिछले दिनों ही एक महिला वकील सुप्रीम कोर्ट में जींस पहनकर आ गई, उन्हें तुरंत मना किया गया। उसी तरह गोल्फ कोर्स का भी अपना ड्रेस कोड है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम जोर देकर कह रहे हैं कि हिजाब का जो भी विवाद है वो धार्मिक नहीं है। मामलों की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल हो गई है। इस याचिकाओं को मार्च में दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े और कपिल सिब्बल भी पक्ष रख रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 14 मार्च को हिजाब विवाद पर फैसला सुनाया था, जिसमें कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने आगे कहा था कि स्टूडेंट स्कूल का या कॉलेज की तरह यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन बीमारी के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भारत नहीं आए। अधिकारियों ने सोमवार को इस रिपोर्ट को बीच यह बात कही कि उन्होंने एक के मौके पर उनकी अनिश्चित टिप्पणी के कारण रोक दिया गया था। प्रधानमंत्री हसीना 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सोमवार को भारत के लिए रवाना हुई। इसी दौरान वह बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के लिए देश के शीर्ष नेतृत्व से मिलने और जल प्रबंधन, रेलवे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जैसे क्षेत्रों में कम से कम 7 द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर करने वाली है।
यूएनबी वायर सर्विस ने 75 वर्षीय दिग्गज नेता के बारे में एक अधिकारी से कहा था कि मोमिन अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, वह प्रधानमंत्री के साथ नहीं गए। प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय में रविवार दोपहर मीडिया को जानकारी दी गई थी। मोमिन उनके साथ जाने वाले थे। पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री दीपू मौनी ने कहा कि कोविड-19 सावधानियों के चलते प्रधानमंत्री के साथ जाने वाले किसी भी शख्स को हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री हसीना के साथ बैठक या संसद सत्र में भाग लेने से पहले मोमिन हमेशा कोविड-19 परीक्षणों को लेकर चिंतित रहते थे। क्या वह कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे? बीमारी के कारण मोमिन को दरकिनारे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शब्दों को चुनाव करना खतरनाक हुआ। आपने कहा कि उन्हें हटाया गया। अगर आप कारण जानते हैं तो आप कह सकते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री के दल से हटा दिया क्यों गया। वे किसी भी विशेष कारण से नहीं जा सके। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए प्रोफम आलो अखबार ने कहा कि विदेश मंत्री का नाम एन मौके पर प्रधानमंत्री के दल से सदस्यों की सूची से बाहर किया गया था। हरियाणा के पंचकुला में सोमवार को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राज्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पानीपत जिले के 2 शिक्षकों को अवार्ड दिया गया। वर्ष 2020 के लिए शिक्षक प्रदीप मलिक और वर्ष 2021 के लिए राजेश पुनिया को यह सम्मान मिला है। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दोनों को यह सम्मान दिया है। पानीपत के सेक्टर 18 में रहने वाले राजेश कुमार 2004 से शिक्षक है। कैथल जिले में उन्हें पहली नियुक्ति मिली थी। 2016 में उनका तबादला पानीपत से 48 स्कूल में हुआ था। राजेश कुमार ने विगत 6 सत्र के दौरान स्कूल की सूरज बदल दी। कैथल से 2016 में आने के बाद शिक्षा की गुप्तता को सुधारते हुए उद्यमियों का दानवीरों को मदद से स्कूल में सोलर पैनल, शौचालय, वाटर कूलर आदि की सुविधाएं महसूस कराई गई। स्कूल को 2019 में सुदर्शनीय का पुरस्कार मिला था। स्कूल में छात्र बल बढ़ाने में भी सहयोग किया गया। राजेश सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बीमार व दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए हर वक्त खड़े रहने वाले, रक्तदान करने वाले पिछले 10 साल में 20 बार रक्तदान कर चुके हैं। खेल में भी उनकी विशेष रुचि है। कई खेल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। स्कूल के खिलाड़ियों ने 3 बार डोलबाज में राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास से जुड़े मुद्दे भी प्राथमिक शिक्षण संघ और शिक्षा गोष्ठियों में उन्होंने उठाए। गरीब बच्चों के प्रति हमदर्दी और अभिभावनाओं के सुंदर व्यवहार और संवाद उनकी खास विशेषता है, जिसने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा है। पानीपत के बुआन लाखू गांव के रहने वाले शिक्षक प्रदीप मलिक को प्रशासन द्वारा कई बार सम्मानित किया जा चुका है। प्रदीप का राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चयन हुआ। प्रदीप की हमेशा सोच रही है कि बच्चों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं, हर माध्यम से शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। वे ऐसे ड्राइंग टीचर से है जो रंगों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने करीब 60 गरीब बच्चों को गोद लिया हुआ है। खबरों में आज बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे